नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आखिरी क्लास में राजस्थान के विभिन्न जिलों के उपनाम जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा की थी। उस टॉपिक में हमने राजस्थान के विभिन्न जिलों के उपनाम देखे थे, किस किस जिले को क्या क्या कहा जाता है, और हर वैकेंसी में एक आध क्वेश्चन वहाँ पर सामान्य रूप से आ जाता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, और पूरा का पूरा समझने पर आधारित है। अपने को प्रत्येक चीज को गौर से देखना है, ध्यान से समझना है। तो बात करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। सबसे पहले देखो, यहां से पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था। मतलब सबसे पहले अपने जो राजस्थान है उस राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन था। तो देखो, सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन करने वाला व्यक्ति, सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन करने वाला व्यक्ति, करने वाला कौन था? डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। सबसे पहले राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा था। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है अपने को कि सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था। सबसे पहले भौतिक विभाजन करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर वी.सी. मिश्रा। डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक भागों में बांटा था। अब ये तो पता चल गया कि डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था, लेकिन वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखो, वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था, तो इन्होंने ये भौतिक विभाजन कब किया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वी.सी. मिश्रा ने ये विभाजन कब किया था? तो इन्होंने 1968 में 1968 में सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किया था, और राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। अब ये 7 भाग कौन कौन से हैं ये इतना मेजर क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। नॉर्मली देखो, ये 7 भाग कौन से हैं? इनमें से पहला भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा भाग कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा भाग कौन सा है? नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। चौथा भाग अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। पांचवा जो भाग है वो है पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। अगला जो भाग है आपका वो है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और आखिरी जो भाग है वो है चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। इस तरह से डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने 1968 में राजस्थान को कुल 7 भागों में विभाजित किया, जो सबसे पहला विभाजन था। और इन्होंने जो राजस्थान को 7 भागों में बांटा है वो 7 भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। ये 7 भागों में विभाजित किया है डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि भौगोलिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक शब्दावली
या फिर क्वेश्चन आ जाए कि साहित्यिक शब्दावली के आधार पर। यस, अगला क्वेश्चन है आपका भौगोलिक शब्दावली के आधार पर, भौगोलिक शब्दावली के आधार पर, राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक शब्दावली के आधार पर अपने राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये भौगोलिक शब्दावली के स्थान पर हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि साहित्यिक शब्दावली के आधार पर, साहित्यिक शब्दावली के आधार पर, चाहे भौगोलिक शब्दावली पूछे चाहे साहित्यिक शब्दावली पूछे, आंसर आना चाहिए आपका 3 भागों में। भौगोलिक शब्दावली के आधार पर या साहित्यिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इसमें से पहला है मरु, दूसरा जो भाग है वह है मेरु, और तीसरा जो भाग है वह है माल। मरु, मेरु और माल। साहित्यिक शब्दावली या भौगोलिक शब्दावली के आधार पर इन 3 भागों में राजस्थान का विभाजन किया गया है। मरु किस क्षेत्र को कहा जाता है, मेरु या माल किसे कहा जाता है, वो देखो। मरु कहा जाता है मरु से मरुस्थल, यानी पश्चिमी रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उसे मरु कहा गया है। मेरु किसे कहा गया है, तो मेरु कहा गया है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है उसे मेरु कहा गया है। और माल किसे कहा गया है, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग। मरु यानी मरुस्थल, मरुस्थल, मेरु यानी अरावली, और माल यानी अरावली का पूर्वी भाग, अरावली का पूर्वी भाग। ये तीनों ही क्षेत्रों के नाम हैं और इन 3 भागों में विभाजित किया गया है भौगोलिक शब्दावली के आधार पर। एक मैप के आधार पर भी हम देख लेते हैं इसे। जैसे ये फॉर्मेट है राजस्थान नक्शे का। हाँ, अब यहां से आपकी अरावली पर्वतमाला गुजरती है इस तरह से। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान है। अब अरावली पर्वतमाला के इस तरफ का जो भाग है यहाँ पर मरुस्थल फैला हुआ है, इस प्रदेश को हम मरु कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मरु कहते हैं। ये हो गई आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को मेरु कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला का इस तरफ वाला भाग है इसे माल कह देते हैं। इन 3 विभागों में विभाजित किया गया है भौगोलिक शब्दावली के आधार पर। 2 विभाजन आपने देख लिया। सबसे पहला कि सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने यह विभाजन कब किया, 1968 में। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में विभाजित किया है। और उसके बाद में भौतिक शब्दावली के आधार पर या भौगोलिक शब्दावली के आधार पर राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मरु, मेरु और माल। मरु किसे कहा जाता है, मरुस्थल को कहा जाता है। मेरु अरावली पर्वतमाला को, और माल किसे कहा गया है, अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे माल कहा गया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट विभाजन है कि उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखो मित्रों, उच्चावच की दृष्टि से उच्चावच किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, उच्चावच किसे कहा जाता है, तो देखो पहला प्रश्न बनता है आपका कि उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उच्चावच, उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये उच्चावच किसे कहा जाता है, उच्चावच कहा जाता है धरातल का ऊंचा नीचा स्वरूप। धरातल का ऊंचा नीचा स्वरूप। धरातल
का ऊंचा नीचा स्वरूप, यानी कि अपने धरातल पर, अपने राजस्थान में कहीं पर ऊंचा यानी पठार है, पर्वत है, कहीं पर नीचा स्वरूप यानी कि मैदान है। तो इस धरातल की स्थिति के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। उच्चावच का अर्थ होता है अपने धरातल की स्थिति के आधार पर अपने राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, अपने राजस्थान की स्थिति के आधार पर, या इस धरातल की स्थिति के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन से हैं, ये देखो। 4 भागों में पहला भाग है आपका पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान। दूसरा भाग है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जो चौथा भाग है वो है दक्षिण पूर्व का पठार, दक्षिण पूर्व का पठार। और इस दक्षिण पूर्व के पठार को हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, हाड़ौती का पठार। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्व का पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ये जो 4 भाग हैं, इन्हीं में सारा पूरा टॉपिक छिपा हुआ है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले इन 4 भागों का एक नॉर्मल रिव्यू देख लेते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन। यहां से सबसे पहले जैसे ये आपका राजस्थान, अब इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से यहां से आते हैं। अब ये राजस्थान है और इसमें ये है आपकी अरावली पर्वतमाला, राजस्थान अरावली पर्वतमाला। अब इन 4 भागों में विभाजित करने की कोशिश करेंगे इनको। सबसे पहले बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ये है आपका पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला। इसके बाद ये जो एक क्षेत्र है, ये यहां तक का, ये हो गया आपका हाड़ौती का पठार और ये हो गया पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, और ये हो गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। अब देखो मित्रों, इस चित्र से या इस राजस्थान के फॉर्मेट से कौन कौन से क्वेश्चन अपने क्लियर होते हैं। सबसे पहले पश्चिमी रेगिस्तान। ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है, ये वर्तमान में राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। पश्चिमी रेगिस्तान वर्तमान में राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है, कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहां पर निवास करती है? जनसंख्या, राजस्थान की कितनी जनसंख्या पश्चिमी रेगिस्तान में निवास करती है? तो राजस्थान की 40% जनसंख्या पश्चिमी रेगिस्तान में निवास करती है। पश्चिमी रेगिस्तान कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। और पश्चिमी रेगिस्तान किसका अवशेष माना जाता है? अवशेष किसका अवशेष माना जाता है? तो यह 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है। नॉर्मल से 3 क्वेश्चन है जो अपने को पता है। पहला कि पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 61%, 61.11% भाग पर। राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है और किसका अवशेष माना जाता है? इस रेगिस्तान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अपने को पता है कि 33 सागर में भूसन्नति की क्रिया के कारण ही किसका निर्माण हुआ है? इस रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए पश्चिमी रेगिस्तान किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है।
अब इसके अलावा और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जो रेगिस्तान है, पश्चिमी रेगिस्तान, ये कौन से काल का है, किस युग में इसका निर्माण हुआ है। तो देखो पश्चिमी रेगिस्तान किस काल का है, यह नवजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, नवजीवी कल्प युग का माना जाता है और इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टोसिन युग कहा जाता है। प्लास्टोसिन, नवजीवी कल्प को प्लास्टोसिन युग के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टोसिन युग, प्लास्टोसिन युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी रेगिस्तान कौन से कल्प का या कौन से युग का माना जाता है, तो नवजीवी कल्प या प्लास्टोसिन युग का माना जाता है। अब देखो यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, ये वर्तमान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले यह रेगिस्तान राजस्थान के 58% भाग पर ही फैला हुआ था। अब वर्तमान में इसका विस्तार क्या है, बढ़ गया है, 58 से कितना हो गया है, 61% हो गया है। यानी कि यह रेगिस्तान बढ़ रहा है और कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। जहां से अरावली पर्वतमाला टूट रही है, कट रही है, वहां से ये अपने पैर आगे पसार लेता है पूर्व दिशा की ओर। और इसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। रेगिस्तान का पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। यानी कि इस दिशा से इस दिशा की ओर बढ़ना रेगिस्तान का क्या कहलाता है, मार्च कहलाता है। ये नॉर्मल 4 या 5 क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रत्येक भाग को हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अभी नक्शे के माध्यम से जो चीजें समझ रहे हैं, इसमें प्रत्येक भाग से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है, ताकि ये क्वेश्चन तो यहीं पर अपने क्लियर हो जाए। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन अपन ने देखे। सबसे पहला कि पश्चिमी रेगिस्तान राज्य के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है, 61.11% भाग पर। राजस्थान की कितनी जनसंख्या इस रेगिस्तान में निवास करती है, राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और इस रेगिस्तान को किसका अवशेष माना जाता है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है, क्योंकि यह 33 सागर की भूसन्नति की क्रिया से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसके 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इसका निर्माण किस युग में और किस कल्प में हुआ था, नवजीवी कल्प में इसका निर्माण हुआ था। और नवजीवी कल्प को क्या कहते हैं, प्लास्टोसिन युग कहा जाता है। प्लास्टोसिन युग, यानी कि प्लास्टोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था। अब इसके बाद में अगला पोर्शन है आपका अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से भी सेम ये 3 क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैली हुई है, राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर, राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैली हुई है, 9% भाग पर। राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहां पर निवास करती है, तो अरावली में राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को किसका अवशेष माना जाता है, तो देखो मित्रों, अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ये नॉर्मली 3 क्वेश्चन हो गए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भाग पर, राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है और किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष इसे माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, अगला क्वेश्चन यहां से बनता है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। और प्री कैम्ब्रियन काल को क्या कहा जाता है, आद्य महाकल्प, आद्य महाकल्प। यानी कि
अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? आद्य महाकल्प में या प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। हो गई 4-5 क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर? 9% भाग पर फैली हुई है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। और इसे किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, जिसे क्या कहते हैं? आद्य महाकल्प कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल को आद्य महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। या तो वो कल्प पूछ ले आपसे या फिर वो काल पूछ ले, उत्पत्ति काल। तो कल्प पूछ ले तो आद्य महाकल्प, और काल पूछ ले तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई थी। इन क्वेश्चनों को साथ लेकर चलना है, विशेषतः ध्यान में रखना है। अगला जो बचा है आपका वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के बारे में भी वही क्वेश्चन है। ये है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। पूर्वी मैदान, अब पूर्वी मैदान में देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है? राजस्थान की 39% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। देखो यहां 40% जनसंख्या निवास करती है पश्चिमी रेगिस्तान में, लेकिन पूर्वी मैदान में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। ये 61% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल में अधिक है, और ये 23% भाग पर फैला हुआ है। अवशेष, पूर्वी मैदान किसका अवशेष माना जाता है? तो देखो पूर्वी मैदान किसका अवशेष माना जाता है? ये भी 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अवशेष, पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेगिस्तान दोनों ही किसके अवशेष माने जाते हैं? 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। जबकि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदान की उत्पत्ति या पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, कौन से समय में हुआ था, कौन से युग में हुआ था? तो पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान समकालीन माने जाते हैं, एक ही युग में उत्पत्ति हुई थी। तो यहां पर भी आप याद रख सकते हो, पूर्वी मैदान नवजीवी कल्प में उत्पत्ति हुई थी। नवजीवी कल्प, पूर्वी मैदान की उत्पत्ति या पूर्वी मैदान का निर्माण कौन से कल्प में हुआ था? नवजीवी कल्प में हुआ था। और नवजीवी कल्प को क्या कहते हैं? प्लास्टोसीन युग। प्लास्टोसीन युग, प्लास्टोसीन युग, या फिर नवजीवी कल्प कह दो या तो प्लास्टोसीन युग कह दो, एक ही बात है। यहां से कल्प भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, या फिर वो युग भी दे सकता है। दोनों में से केवल एक ही चीज देगा। अपने को ध्यान रखना है, नवजीवी कल्प यानी क्या होता है? प्लास्टोसीन युग होता है। और आद्य महाकल्प का मतलब क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन काल होता है। अब बचा आपका हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार से भी यही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? हाड़ौती का पठार राजस्थान के 6.89% भाग पर फैला हुआ है। और 6.89 का लगभग कितना होता है? तो लगभग 7% भाग पर। यूं कह सकते हैं हम कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहां निवास करती है? कितनी जनसंख्या यहां निवास करती है? तो राजस्थान की 11% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। लगभग 7% भाग पर यह फैला हुआ है हाड़ौती का पठार, और राजस्थान की 11% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। ये जो हाड़ौती का पठार है इसे किसका अवशेष माना जाता है? हाड़ौती के पठार को भी गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अवशेष किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। और अब बचा कि हाड़ौती के पठार का निर्माण कब हुआ था, कौन से काल में हुआ था? हाड़ौती के पठार का जो निर्माण है वो मध्यजीवी महाकल्प में हुआ था। कब हुआ था? मध्यजीवी महाकल्प।
हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति या जो इसका निर्माण हुआ था वो मध्यजीवी महाकल्प में हुआ था, और मध्यजीवी महाकल्प को क्रिटेशियस युग कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग। युग और ये कल्प दोनों ही अपने को ध्यान रखना है। जैसे चारों की बात वापस करूं मैं, तो पश्चिमी रेगिस्तान की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई थी? नवजीवी कल्प में। और पूर्वी मैदान की उत्पत्ति भी कौन से कल्प में हुई थी? नवजीवी कल्प में। अब कल्प यदि अपने को पता है कि नवजीवी कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी, पश्चिमी रेगिस्तान की और पूर्वी मैदान की, तो नवजीवी कल्प को कौन सा युग कहते हैं? नवजीवी कल्प को प्लास्टोसीन युग कहा जाता है। दोनों में आपको आसानी रहेगी आराम से कि पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान, नवजीवी कल्प, प्लास्टोसीन युग, सिंपल। अगला रहेगा अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। कल्प याद रखना है, आद्य महाकल्प में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल या आद्य महाकल्प। इसके बाद बचा आपका हाड़ौती का पठार। हाड़ौती की पठार का निर्माण कौन से कल्प में हुआ था? तो मध्य महाजीवी कल्प में हुआ था या मध्यजीवी कल्प में हुआ था। और मध्यजीवी महाकल्प को और क्या कहा जाता है? क्रिटेशियस युग कहा जाता है। बस। इसके अलावा कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने क्षेत्रफल पे फैला हुआ है, ये चीज आराम से याद कर सकते हो। एक और कॉमन चीज है चारों में जो आप आराम से याद कर सकते हो, अवशेष। देखो, राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। इन चारों ही भौतिक प्रदेशों में से 2 तो ऐसे हैं, एक तो है मैदान और पश्चिमी रेगिस्तान और मैदान, एक है पर्वत और पठार। पर्वत और पठार, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार। अब रेगिस्तान और मैदान दोनों ही 33 सागर के अवशेष है, और पर्वत और पठार दोनों ही गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 भौतिक प्रदेशों में से 2 तो 33 सागर के अवशेष हैं और 2 गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अब इस मैप से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो देखो मित्रों, इस मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अब हम देख सकते हैं यहां पर कि ये 61% भाग पर फैला हुआ है, ये 9% भाग पर फैला हुआ है, ये 23% भाग पर फैला हुआ है, और ये लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ? पश्चिमी रेगिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ? पश्चिमी रेगिस्तान। राजस्थान के 61% भाग पर फैला हुआ है। अगर सबसे बड़ा पूछ सकता है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है। इन चारों ही भौतिक प्रदेशों में से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अब सबसे छोटा देखें तो अरावली पर्वतमाला तो 9% भाग पर फैली हुई है, लेकिन हाड़ौती का जो पठार है वो लगभग 7% भाग पर ही फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? हाड़ौती का पठार। अब ये तो हो गई बात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि क्वेश्चन आ सकता है तो जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है वो आपसे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? यहां पर जनसंख्या 40% है, यहां पर जनसंख्या 10% है, यहां पर 39% जनसंख्या है, और यहां पर मात्र 11% जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश इन चारों में से कौन सा हुआ? पश्चिमी रेगिस्तान। यूं कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी रेगिस्तान है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? पश्चिमी रेगिस्तान। तो अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा या सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देखा था अपने हाड़ौती का पठार, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में मात्र 10% जनसंख्या ही निवास करती है, केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि हाड़ौती का पठार क्षेत्रफल में छोटा है, फिर भी यहां पर 11% जनसंख्या निवास करती है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? अरावली पर्वतमाला।
क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा होगा अरावली पर्वतमाला। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? पश्चिमी रेगिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? पश्चिमी रेगिस्तान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा होगा हाड़ौती का पठार। ये है आपका भौतिक विभाजन। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को इन 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब इन चारों भागों की विशेषता क्या-क्या है, कितने सारे कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, सभी को चारों भाग को हम अलग-अलग पढ़ेंगे। जैसे आगे की क्लास में हम पश्चिमी रेगिस्तान की विशेषता पढ़ेंगे। पश्चिमी रेगिस्तान से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कब-कब आया हुआ है, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।